साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल संसद के बाहर किस तरह से कांग्रेस के लोग राहुल गांधी तथा अन्य नेता जमावड़ा लगाए हुए थे, उसमें बाकी नेतागण जब जाना चाह रहे थे तो उनके साथ धक्का मुक्की हुई और बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए और घायल होकर के वहीं उनके माथे से खून आने लग गया। और जब राहुल गांधी से बोला गया कि साहब आपकी धक्का मुक्की के कारण ये गिर गए और ये घायल हो गए हैं, तो राहुल गांधी कहते हैं अंग्रेजी में जाकर के कि मैंने इनको धक्का नहीं दिया, और जाकर के देखते हैं मैंने नहीं दिया धक्का, मैंने कुछ नहीं किया, और चले गए। गुंडा करके करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इस तरह का एटीट्यूड था। उसके बाद से लेकर के देश गुस्से में है, बीजेपी हंगामा कर रही है और राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। अब जो घटना कल हुई थी, उस पूरी घटना में आप अगर गौर से देखें तो राहुल गांधी एक एमपी हैं, बाकी 2 एमपी घायल हो गए हैं, कोई किसी पार्टी का सही, उनके खून निकल रहा था, एक आईसीयू में भी भर्ती है। जब खून निकल रहा है, आप देख रहे हैं, तो मानवता के नाते आप ये तो कह सकते हैं कि अरे भाई आप टेंशन मत लीजिए, इनका इंतजाम कराइए, इन्हें अस्पताल पहुंचाइए, थोड़ी आप वहां पर जो है अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। वो करने के बजाय आप आकर के नहीं नहीं ऐसा मैंने नहीं किया, ऐसे चले गए जैसे कोई निर्जीव चीज पड़ी हुई है क्या। इस तरह की तो संवेदनाएं इस व्यक्ति में है। इनके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का मतलब हम इस देश के राजा हैं, हमारा परिवार इस देश पर शासन करता था, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, चाहे हमारी सोनिया गांधी हो, चाहे हम हो, हम हैं इस देश के मालिक। और ये मोदी बीजेपी, ये क्या है, बकवास है, मैं सबसे बड़ा हूं, सुप्रीम हूं। ये अहंकार की जो भावना इस व्यक्ति में है, वो कल के इस पूरे प्रकरण से सामने आ गई। उसके बाद ये व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें सब तरह की बातें करता है, लेकिन उन एमपीज के बारे में इसने एक बात भी ऐसी नहीं बोली कि जिसको देख करके लगे कि इसके अंदर इंसानियत भी है। दूसरी बात, एक महिला सांसद थी बीजेपी की, उनका यह कहना था, फुटेज में भी है, कि राहुल गांधी कुछ इस प्रकार से वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे कि इन महिला सांसद से बात करते समय इनके करीब आ गए बहुत ज्यादा, उनको आपत्ति असहज महसूस हो रहा था। उसको लेकर के भी उन्होंने जब बात रखी तो इस पर भी राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राहुल गांधी के लिए ये चीजें मैटर ही नहीं करती। इस तरह की बातें हैं। फिर आज सपा की सांसद हैं जया बच्चन, उनका कहना है कि ये सब नौटंकी चल रही है संसद में, कुछ नहीं है, अलग अलग विषयों को लेकर के नौटंकी कर रहे हैं। और फिर ये भी कह रही है कि जब इतने मोटे मोटे लोग इतनी भीड़ भाड़ में घुसेंगे तो क्या होगा, गिरेंगे नहीं तो क्या होगा। अब आप बताइए, पहली बात तो आप मोटे मोटे लोग बोल रही हैं, बॉडी शेमिंग कर रही हैं, उसके बाद आप जो है नौटंकी बता रही हैं, मतलब कोई संवेदना ही नहीं है इन लोगों में। इन सब के बीच कल राहुल गांधी पर पुलिस में जाकर के केस दर्ज कराया गया, एफआईआर दर्ज कराई गई, और उस एफआईआर में अलग अलग सेक्शंस लगाए गए। वो कौन से सेक्शंस है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, राहुल गांधी इस समय जेल जाने के पूरा मूड बना चुके हैं, लेकिन जेल में जाएंगे या नहीं इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इन पर सेक्शन 115 वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट, यानी जानबूझ करके तकलीफ पहुंचाना। 117 जहां पर वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी बहुत तीव्र, यानी बहुत तगड़े तरीके से हिंसा पहुंचाना, मतलब उनको तकलीफ पहुंचाना इसमें शामिल है। 125 जिसमें किसी की सेफ्टी और उसकी लाइफ को खतरे में डालना शामिल है। 131 यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्सेस, क्रिमिनल फोर्सेस का यूज करना है। 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और 3 का 5 कॉमन इंटेंशन टू कमिट क्राइम, यानी जानबूझ करके क्राइम किया गया है। ये सब धाराएं इस पर लगी हुई हैं। इन सभी धाराओं की जो सजा है वो किसी की 6 महीने, किसी की साल भर, किसी की 5 महीने, ऐसे है। इनमें जो 117 है इसकी सजा है 7 साल, सबसे खतरनाक है। लेकिन इनमें से कोई भी धारा ऐसी नहीं है, हालांकि धारा 109 भी लगाई गई थी कि जान से मारने की कोशिश करिए, पर पुलिस ने फुटेज वगैरह देखी होगी तो पुलिस ने ये जान लिया कि जान से मारने की तो कोशिश खैर राहुल गांधी नहीं करेंगे, ये तो एक बेकार की धारा थी, तो इसको कंसीडर नहीं किया एफआईआर में। ये सब धाराएं एफआईआर में कंसीडर हो चुकी हैं, और ये सभी धाराएं ऐसी हैं जिस पर राहुल गांधी को बेल मिल जाएगी आराम से, कोई सजा वजह का प्रावधान नहीं है इसमें। सब में इनको बेल मिल सकती है, ऐसा प्रावधान है। और जेल तो मतलब जा ही नहीं सकते, ये सिर्फ एक अगर जेल गए भी तो आधे पौन घंटे के लिए चले जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। और इसमें अब पुलिस करेगी जांच, सीसीटीवी फुटेज देखेगी, सब कुछ देखेगी, फिर राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और इन धाराओं में एक भी धारा ऐसी नहीं है जिसमें पूछताछ के लिए या पूछताछ से पहले जेल में डालना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोर्ट ये कहती है कि अगर पुलिस चाहे तो बिना जेल में डाले भी आराम से नॉर्मल तरीके से पूछताछ करके जाने दे सकती है। अब ये पुलिस के ऊपर है। एफआईआर हो गई है, दिल्ली पुलिस आगे क्या एक्शन लेगी वो गृह मंत्रालय बताएगा, वही करेगी। दिल्ली पुलिस उसी के अधीन है, गृह मंत्रालय के। और गृह मंत्रालय लंबे समय से क्यों कुछ नहीं कर रहा, इस बात को लेके हम लोग हैरान हैं।
क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर इतने केसेस लग चुके हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी ने जब केसेस लगाए थे तो उन केसेस का जवाब कोर्ट ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के ऊपर दो बड़े केस लगा रखे हैं। एक इसकी सिटीजनशिप को लेकर के है कि ये आदमी इंडिया की सिटीजनशिप भी ले रखा है, ब्रिटेन की सिटीजनशिप भी इसके पास है। जबकि हमारे देश में एक नियम है, संविधान कहता है कि अगर आपके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता आ जाती है तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक चली जाती है। पर यह आदमी फ्रॉडबाजी कर रहा है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसे दस्तावेज भी पेश किए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की अदालत में ये स्वीकारा है कि भाई मेरी ये कंपनी है, इस कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूं और मेरी नागरिकता ब्रिटेन की है। ऐसे जो फैक्ट्स हैं, ऐसे जो दस्तावेज हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में पेश किए हैं। और कोर्ट ने बार बार ये बोला है कि ये जो इनका सिटीजनशिप का मामला है ये केंद्र का मामला है, केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की इस सिटीजनशिप मामले को पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्ली डाली, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में डाली। और दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी बोला है कुछ 10-12 दिन पहले कि केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए कि इस पर क्या कर रहे हो आप। और सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी बोला है कि हमने 2019 में ही केंद्र सरकार को, होम मिनिस्ट्री को पत्र लिख करके बोला था कि इसकी सिटीजनशिप को लेकर के आप अपना जवाब दीजिए। हमने सबूत भी दिए थे, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने अभी तक इस पर कोई जवाब ही नहीं दिया है। हैरानी इस बात पे होती है कि जिस कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कभी छोड़ा ही नहीं। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के और 2002 का जो कांड हुआ था, गुजरात दंगे हुए थे, उसका आरोप मोदी के ऊपर लगाया गया था और एक के बाद एक जांच मोदी जी के ऊपर बैठाई गई थी। जिन जांचों में मोदी को 9-9 घंटे तक लाइव सीबीआई के साथ पूछताछ भी करवाई गई, सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठाया गया, हाई कोर्ट के सामने बैठाया गया लाइव, और एक चीफ मिनिस्टर को इतने लंबे लंबे ट्रायल टाइप के देने पड़े, ऐसा पहली बार हुआ था इतिहास में। कांग्रेस ने हर संभव प्रयास कर लिया था कि मोदी को कैसे ही फंसाया जाए। अमित शाह को तो जेल भी पहुंचा दिया था 2 महीने के लिए। उसके बाद कोर्ट ने अमित शाह को गुजरात से ही बाहर कर दिया, बोला कि आप 2 साल तक गुजराती मत आइए। वो बात अलग है कि अमित शाह ने उस समय का सदुपयोग किया और यूपी की पॉलिटिक्स को समझा, दिल्ली की पॉलिटिक्स को समझा, वो उनका अपना काम था। लेकिन चिदम्बरम ने, कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अमित शाह को और मोदी को जेल पहुंचाने की। लेकिन हैरानी इस बात से होती है कि आज 10 साल हो गए, केंद्र सरकार राहुल गांधी के इन पूरे केसेस पर कोई स्टेप क्यों नहीं लेती है। ऐसे खुले सबूत पड़े हुए हैं जहां से 1 सेकंड में ये आदमी एक्सपोज हो जाएगा और जेल पहुंच जाएगा। पहले केंद्र सरकार को लगता था, शायद लगता होगा, कि अगर राहुल गांधी जेल पहुंच गए तो कांग्रेस का जो बंटाधार हो रहा है ये कैसे होगा। भाई कांग्रेस का बंटाधार बीजेपी को जिताने का काम तो राहुल गांधी ही करते हैं, अपने तरह तरह के ऐसे कृत्य करते रहते हैं कि अपने आप ही जो अपना बंटाधार कर लेते हैं। तो बीजेपी को ये लग रहा था कि ये इंसान का जेल में डाल दोगे तो कांग्रेस में कोई और टेक ओवर कर लेगा, फिर कांग्रेस मजबूती से सामने खड़े हो जाएगी, तो इस वजह से जेल में नहीं डाला। ये बात समझ में आती है। लेकिन पिछले 3-4 साल से राहुल गांधी जो हरकतें कर रहा है, 4-5 साल से, जब से इन्होंने रफाल का मुद्दा छेड़ा जो झूठ था, फिर इन्होंने चौकीदार चोर है का मुद्दा छेड़ा जो कि इंसल्ट भी थी और झूठ था, फिर इन्होंने आरएसएस को गलत बताना स्टार्ट किया जो एक झूठ था, उसके बाद इन्होंने अमित शाह पर हमले किए जो भी झूठे थे, उसके बाद राहुल गांधी ने पेगासस का वार किया जो झूठ था, फिर किसान आंदोलन का सहारा लेकर के हवा बनाने की कोशिश करी, गलत थी, उसके बाद मणिपुर का इशू लेकर के हवा बनाने की कोशिश करी, गलत थी, समय समय पर अडानी 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 करते रहे हैं हवा। मतलब ये आदमी जो पिछले 4-5-6 साल से कर रहा है, झूठ को लेकर के फैलाने की कोशिश करता है, अब जाति जाति कर रहा है, संविधान संविधान कर रहा है। इस समय ये आदमी डेंजर हो चुका है और ऐसे कई सबूत सामने आ चुके हैं जहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का सोरोस के साथ क्या लिंक है। सोरोस वही व्यक्ति जो देश की सरकार को गिराना चाहता है और खुद कहता है कि मैंने $1 बिलियन का फंड सिर्फ इसलिए इकट्ठा किया है ताकि मैं दुनिया में नेशनलिस्ट सरकारों को गिरा सकूं और इसकी शुरुआत मैं नरेंद्र मोदी से करूंगा। ऐसी स्थिति में सोरोस ने, जिसे डीप स्टेट्स का एक एजेंट कहते हैं, सोरोस ने कई यूट्यूबर्स को, कई पत्रकारों को, ऐसे कई लोगों को खरीद रखा है जो इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि मोदी विरोध में लोग खड़े हो जाएं। और कई पॉलिटिशियंस इस चीज में बहुत आगे हैं। ऐसा आरोप बीजेपी का भी है, बीजेपी ने ऐसे सबूत भी दिए हैं, हमने वीडियो भी बनाया है। पर फिर भी हैरानी होती है कि राहुल गांधी पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अब जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के ये आदमी हवा बनाना चाह रहा है, कांग्रेस ने आज तक बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सम्मान में कोई काम नहीं किया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, हमेशा कोशिश करी कि उनको ज्यादा रिकॉग्निशन ना मिल जाए, नेहरू ही ऊपर रहे, गांधी परिवार ही ऊपर रहे। फिर भी ये आदमी की हिम्मत देखिए, झूठ के सहारे, संविधान के सहारे, बाबा साहब के सहारे हवा बनाने की कोशिश कर रहा है और दलितों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और उनके दिमाग में भरने की कोशिश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी आपके खिलाफ है। ये कितनी गलत कोशिश है इस व्यक्ति की। उसके साथ ही इस व्यक्ति पर नेशनल हेराल्ड का केस भी चल रहा है। नेशनल हेराल्ड का केस क्या है मैं आपको पूरी अच्छे से समझा देता हूं। नेशनल हेराल्ड का जो केस है वो भी
सुब्रमण्यम स्वामी ने ही इनके खिलाफ ठोका है कि भाई ये और इसकी मां सोनिया गांधी दोनों मिलकर के देश को कई करोड़ का चूना लगा रहे हैं। अब ये नेशनल हेराल्ड क्या है, ये मैं आपको अच्छे से विस्तार से समझा देता हूं। देखिए, 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने एक कंपनी बनाई, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी, इसे एजेएल बोलते हैं। ये कंपनी बनी, इसको जवाहरलाल नेहरू के साथ 5,000 फ्रीडम फाइटर्स ने भी बनाया। मतलब किसी एक की नहीं थी, कई सारे लोगों की मिली हुई एक कंपनी थी। इस कंपनी ने अगले साल यानी 1938 में कुछ न्यूज़पेपर खोले, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर का नाम है, अंग्रेजी का अखबार था। साथ में एक उर्दू का अखबार निकाला, कौमी आवाज, इसी का उर्दू वर्जन था। इसी का हिंदी वर्जन था नवजीवन, जो हिंदी में आता था। ठीक है, ये अखबार चल रहे थे। धीरे 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 इन अखबारों की जो प्रसिद्धि है बढ़ती चली गई, और आज़ादी के बाद ये जो नेशनल हेराल्ड है, बाकी भी हैं, ये कांग्रेस का मुख्य पत्र बन गए। मतलब कांग्रेस की बात जाननी है तो इन अखबारों को पढ़ लो आप। पर धीरे धीरे उन अखबारों की रेलेवेंस कम होती गई, जैसे जैसे और पार्टीज आती गई, सारी चीजें होती गई, तो इनकी रेलेवेंसी कम हो गई। और 2008 तक आते आते इसमें शेयर होल्डर रह गए सिर्फ 1057, केवल 1057 रह गए। ठीक, उस समय कांग्रेसी सरकार थी। 2004 से 2014 के बीच यूपीए की कांग्रेसी सरकार थी, सोनिया गांधी हेड थी। आप कहेंगे मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह तो सिर्फ एक स्टैंप थे प्राइम मिनिस्टर के नाम पर। प्राइम मिनिस्टर से ऊपर भी एक बॉडी थी जो डिसीजन लेती थी, उसका नाम था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जो प्राइम मिनिस्टर को बताती थी कि क्या करना है। और ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो है, इसकी हेड हुआ करती थी सोनिया गांधी। तो बेसिकली सोनिया गांधी ही देश को चला रही थी। सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि विद्रोह था कि एक फॉरेन लेडी को क्यों बना रहे हो। दूसरा, कलाम साहब ने नहीं बनने दिया। कलाम साहब ने कहा बेशक आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है, लेकिन प्रेफरेबल यही रहेगा कि कोई इंडिया का ही प्राइम मिनिस्टर बने, वो एक अलग बात है। तो 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस की सरकार थी, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही सब कुछ हुआ करते थे। उसी बीच एक कंपनी बनती है यंग इंडिया लिमिटेड। ये अखबार बंद हो चुका था तब तक, नेशनल हेराल्ड बंद हो चुका था। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनती है। इस कंपनी को राहुल और सोनिया ने बनाया। इस कंपनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 76% शेयर थे, और बाकी 24% जो शेयर थे वो बाकी लोगों के थे, जिनमें ऑस्कर फर्नांडिस थे और मोतीलाल वोहरा थे। उनकी फोटो इसमें नहीं है, मोतीलाल वोहरा भी थे। तो अब हुआ क्या, इन चार लोगों ने, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने एक कंपनी खोली, यंग इंडिया लिमिटेड। और ये कोई नई कंपनी नहीं थी, ये जो ये वाली कंपनी थी, इसी का नाम बदल के इन्होंने ये कर दिया था। मतलब इसी को खरीद लिया था पूरी तरह से, और नाम बदल के ये कर दिया। ठीक है, इसको खरीदा कितने में था? इसको खरीदा था 50 लाख में। और उस समय इस कंपनी की जो वैल्यू थी, जो कीमत थी बाजार में, वो 2000 करोड़ थी। और इस कंपनी के ऊपर 90 करोड़ का कर्ज भी था, जो कर्ज इन्होंने कांग्रेस से लिया था, कांग्रेस पार्टी से। अब आप बात समझ रहे हैं? इस कंपनी के पास 90 करोड़ भी हैं जो कर्ज के रूप में लिए हैं। इस कंपनी की वैल्यू 2000 करोड़ भी है, यानी 2090 करोड़ की जो कंपनी है, उसे सिर्फ 50 लाख में खरीद लिया, वो भी इन शेयर होल्डर्स को बिना बताए। भाई ये कंपनी किसी एक की थोड़ी थी, तुमने खरीद लिया बिना बताए, सब कुछ कर लिया। बाद में ये शेयर होल्डर्स नाराज हो गए। इसमें शांति भूषण भी थे, एक बहुत बड़े वकील। उनका कहना था कि हमारे को बिना बताए, हमारी जानकारी के बगैर अंदर ही अंदर एक कंपनी को खरीद लिया गया, नाम बदल दिया, और दूसरे नाम से उसके 4 शेयर होल्डर भी हो गए। इसमें तो कांग्रेस ने हजारों करोड़ का घपला कर दिया। फिर कांग्रेस का कहना यह था कि ये जो हमने कंपनी खोली है, ये मुनाफे के लिए नहीं खोली है, ये तो एक सेवा भाव के लिए खोली है, ताकि 2016 में फिर से नेशनल हेराल्ड और इन सबको स्टार्ट कर सके। सेवा भाव से खोली है। देख रहे हैं आप? इस केस को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत अदालतों के दरवाजे खटखटाए, और ये केस अभी जो है, ये एफआईआर जो दर्ज हुई थी, जो केस चल रहा है अभी, वो अभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के पे तो चल ही रहा है। साथ में जर्नलिस्ट सुमन दुबे भी इसमें हैं, और सैम पेत्रोदा भी हैं, जो फोटोज आपने यहां देखे थे। सैम पेत्रोदा और सुमन दुबे, ये भी इसमें शामिल हैं। ये अंकल सैम हैं, राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, यूएसए में रहते हैं, और कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष हैं, यानी विदेश के मामलों में जो कांग्रेस की अध्यक्षता है वो यही करते हैं। ये मामला चल रहा है। अब इसमें भी समझ में ये नहीं आता कि सब कुछ ओपन एंड शट केस है, क्यों केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं ले रही। राहुल गांधी की विदेश में बीवी है, बच्चे हैं, राहुल गांधी चुपचाप निकल जाता है, साल में 2 महीने के लिए कहीं बाहर होता है, बिना बताए, बिना अपनी सुरक्षा कवच को बताए, बिना किसी को बताए। वो तो पासपोर्ट देखोगे तो पता चलेगा ना कहाँ गया था, कहाँ नहीं गया था। यूरोप में तो कई देश ऐसे हैं जो इंटरलिंक्ड हैं, किसी एक देश में पहुंच जाओ,
पासपोर्ट एक देश में जाने के लिए तो लगेगा, मान लो जर्मनी पहुंच गए, अब जर्मनी से मान लो आपको ऑस्ट्रिया जाना है, हंगरी जाना है, तो बिना पासपोर्ट के चले जाते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या पता चलेगा कि तुम कहाँ गए, किसी को पता ही नहीं चलता। इन पे भी जांच बैठेगी तो पता चलेगा कि जाने कितने घपले कर रखे हैं, मैंने एक वीडियो बना करके बताया भी हुआ है। वो भी छोड़िए, राहुल गांधी पर लंबे समय तक डिफेमेशन के केस भी होते रहे, यानी झूठ बोल के जो ये हट जाता है, लोगों ने केस कर दिया, कभी इसने गाली दी किसी को, झूठ बोल दिया, लोगों ने केस कर दिया। केस करने के बाद राहुल गांधी जी ने खुद जाके माफी मांग ली कोर्ट से, कह रहे हमने जो बोला उसके लिए हम माफी चाहते हैं, बरी। कई मामलों ने तो कोर्ट में खुद ही बरी कर दिया, ये बरी बरी। कई बार ये भी लगता है कि शायद मोदी जी राहुल गांधी जी को इसलिए जेल में नहीं पहुंचा पा रहे क्योंकि सरकार जरूर मोदी की है, लेकिन सिस्टम तो इन्हीं का है, सिस्टम इन्हीं का है साहब। जो सिस्टम केजरीवाल को रातों रात बेल दे सकता है, जो सिस्टम आतंकियों के लिए रात में खुल सकता है, जो कोर्ट, वो इनके लिए तो क्यों नहीं खड़ी रहेगी। अब देखो, मोदी के सरनेम को लेकर के इन पे केस हुआ था, जहां पर ये बोल रहे थे कि ये जितने भी चोर होते हैं सबके नाम के आगे मोदी क्यों लगा रहता है। तो गुजरात के एक बीजेपी के नेता ने, एमएलए ने इन पर एफआईआर करा दी थी, इन पर केस हो गया, कोर्ट ने सजा भी सुना दी, सजा 2 साल की थी, इसलिए जिसको 2 साल की सजा सुना दी जाती है उसकी सांसदी चली जाती है। राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी, लेकिन चूंकि राहुल गांधी जेल नहीं गए थे, उन्हें बाद में जमानत मिल गई, तो 4 महीने बाद सांसदी भी इनको वापस मिल गई। अगर 2 साल की केस सजा हो जाती, काटे आते, तो सांसदी चली जाती। ऐसे ही अमित शाह के बारे में उल्टा सीधा बोला था 2018 में, जिसमें बाद में इन्हें माफी मांगनी पड़ी। उसी तरह से राफेल के बारे में झूठ फैलाया था कि राफेल में घोटाला किया है, उस पर भी इन पर केस हुआ था राजस्थान में, मतलब राजस्थान में इन्होंने बोला था और वहीं पर केस हुआ था, तो इनको उसमें भी बाद में जमानत मिल गई। सावरकर के बारे में इन्होंने उल्टा सीधा बोला था, तो जो ग्रांड नेफ्यू हैं सावरकर के, उन्होंने केस किया था इनके ऊपर, और एक वीडियो को भी दिखाया था जिसमें राहुल गांधी गलत तरीके की स्पीच दे रहे थे, उसमें भी इनको बाद में बेल मिल गई। केस चल रहे हैं कईयों के, तो बेल मिल गई थी, कई में माफी मांग ली, कई में बेल मिल गई, केस चल रहे हैं। ठीक है। सुशील मोदी पटना केस, सुशील मोदी जो बीजेपी के नेता थे जो अब डेथ कर गए हैं, पटना में उन्होंने भी केस किया था कि किस तरह से इन्होंने 2019 के इलेक्शंस के दौरान कर्नाटक में मोदी सरनेम को लेकर के जो स्पीच दी थी, उस पर सुशील मोदी ने भी केस किया था। ऐसे ही अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, इस बैंक का नाम, क्योंकि इसमें पहले अध्यक्ष अमित शाह हुआ करते थे, तो इसका नाम अमित शाह के साथ जोड़ करके अमित शाह को करप्ट दिखाने की कोशिश करी थी, इस पर भी इनके खिलाफ केस हुआ था और बाद में छूट गए। उसी प्रकार से सावरकर को लेकर के इन्होंने फिर टिप्पणी करी थी, फिर इन पर केस हुआ था, बाद में कोर्ट ने फिर छोड़ दिया, जबकि इसमें तो सेक्शन 501 ऑफ आईपीसी के तहत इन पर केस हुआ था, नॉन कॉग्निजेबल था, यानी कि इस पर जमानत नहीं मिलती, लेकिन छूट गए। ऐसे 2014 में आरएसएस और महात्मा गांधी केस, बोला था कि महात्मा गांधी को आरएसएस ने मारा है, उस पर भी इन पर केस हुआ था, बाद में इस पर भी छूट गए। तो 21वीं सदी के कौरव हैं आरएसएस वाले, ऐसा राहुल गांधी ने कहा था, इस पर भी केस छूट गए। गौरी लंकेश केस था, आरएसएस एक्टिविस्ट और एडवोकेट डी जोशी ने केस किया था राहुल गांधी और सीताराम येचुरी के ऊपर कि आरएसएस को ये लोग गाली दे रहे थे और बोल रहे थे कि आरएसएस ही आतंकवाद फैलाता है, उस पर भी ये छूट गए। रांची ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पर केस हुआ था, जहां पर एक बीजेपी वर्कर ने केस किया था, उस पर भी छूट गए। झारखंड मोदी सरनेम केस, वही मोदी सरनेम वाला जो केस था वो झारखंड में भी किया था, उस पर भी इनको जमानत मिल गई, छूट गए सॉरी बोल करके। ये इनका इतिहास रहा है, और अभी जो इन पर केस चल रहा है इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि इन्हें जेल कभी जाना पड़े। तो सवाल ये उठता है कि सिस्टम बड़ा या एक शख्स बड़ा। ये शख्स जिस कॉन्फिडेंस में रहता है, जिस कॉन्फिडेंस में झूठ बोल लेता है, इस व्यक्ति में जो एक अहंकार है, एरोगेंस है, वो शायद सिस्टम की वजह से है। इस पर विचार आप करें। सिस्टम लाचार है, बीजेपी लाचार है, या बीजेपी ठीक से अटैक करना नहीं जानती, या बीजेपी भी कहीं फंसी हुई है, या पर्दे के पीछे सब नेता एक हैं। और तीसरा आप ये देखिए कि क्या अब बीजेपी अटैकिंग मोड अपना चुकी है, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद जब से बीजेपी की 240 सीट आई हैं, बीजेपी ने बहुत तगड़े तरीके से कांग्रेस पर हमला करना स्टार्ट कर दिया है। कांग्रेस अगर एक कदम बढ़ाती है तो बीजेपी 2 कदम बढ़ा देती है अटैक करने के मामले में। तो कुछ लोग ये भी देख रहे हैं कि अब राहुल गांधी को घेरने का प्रोग्राम बना लिया है, पर हमारा एनालिसिस ऐसा नहीं कहता। इतिहास में ऐसा बहुत हुआ है राहुल गांधी को घेरने वाली बातें, और ऐसा कभी सामने नहीं आया। शायद बीजेपी वर्कर को, बीजेपी के वोटर को ये दिखाने के लिए कि देखो हम बीजेपी वाले स्टेप लेना भी जानते हैं,
सिर्फ बातें ही नहीं करते हैं, हम काम करना भी जानते हैं, हम इनको जेल भी पहुंचाना जानते हैं, हम एफआईआर करना भी जानते हैं। शायद ये दिखा रहे हो सिर्फ ताकि वर्कर मोटिवेटेड रहे, वोटर मोटिवेटेड रहे कि हाँ हमारी बीजेपी भी कुछ कर सकती है। पर इससे एफआईआर से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, देख लेना। नमस्कार।